दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ऋषिकेश योगी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आपके साथ मैं ऋषिकेश योगी। अपन कुछ हिंदी के, कुछ इतिहास के, कुछ पॉलिटिकल साइंस के सभी जो है विषयों के वीडियो बना रहे थे। इसी कड़ी में आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ हिंदी के वीडियो ले। और आज अपन एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ ये टॉपिक कक्षा 10, 9 सभी के लिए इम्पोर्टेंट ये टॉपिक रहेगा। तो बिना देर किए इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। समास। आज पढ़ेंगे अपन समास। समास क्या है, परिभाषाएं, सारी चीज़ें आज अपन क्लियर करते जाएंगे समास की। और कहीं पर भी डाउट हो तो वीडियो के अंत में जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप टिप्पणी करके बताएं मुझे कि कहाँ दिक्कत है। देखिए, समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आस। इसको तोड़कर अर्थ ले रहे हैं। वैसे समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त करना, या जिसे अपन कह सकते हैं छोटा करना। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना या छोटा करना। वैसे समास दो टुकड़ों में बटा हुआ है, दो शब्दों से मिलकर बना, सम प्लस आस। सम का मतलब होता है पास पास, और आस का मतलब होता है बैठाना, यानी शब्दों को पास पास बैठाना। एक बात ध्यान रहेगी, आपको ध्यान रहनी चाहिए, क्योंकि समास में क्या होता है, अब इसकी परिभाषा पास पास बैठाना, यानी दो शब्दों को पास पास बैठाना, यानी दो शब्दों के मेल से बना नया शब्द समास कहलाता है। यानी कितने शब्दों के मेल से बनना चाहिए? दो शब्दों के मेल से। दो शब्दों के मेल से बना नया शब्द क्या कहलाता है बेटा? समास कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। दो वर्णों के मेल को, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, और दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। वर्णों के मेल को संधि, शब्दों के मेल को समास। ध्यान रखोगे, वर्णों के मेल को तो क्या कहेंगे? संधि, और शब्दों के मेल को क्या कहेंगे? समास। यहाँ तक के लिए देखिए, दो शब्दों का मेल कैसे होता है? जैसे दो अलग अलग शब्द है, पूजा के लिए घर। अब देखिए, पूजा के लिए घर, अब इतना लंबा शब्द है। अब इसको अपन को छोटा करना। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षिप्त करना या छोटा करना। अब इसको छोटा कैसे करेंगे? इतना लंबा शब्द है, पूजा के लिए घर, तो इसको अपन इसको उठाया, इसको उठाया, क्या कर दिया? डायरेक्ट पूजा घर। तो ये होता है। ठीक है, ये हो गया अपने सामने कौन सा शब्द निकल कर आया गया? पूजा घर। अब देखिए, इसमें क्या, हमेशा समास में दो पद रहते हैं। कितने पद रहते हैं? दो पद रहते हैं समास में, क्योंकि दो शब्दों के मेल से बनता है, तो दो ही पद रहेंगे। इसमें दो अलग अलग शब्द हैं, उनके दो अलग अलग पद है। देखिए, जो प्रथम पद होता है उसको पूर्व पद कहते हैं अपन। पहला पद कौन सा होता है? उसको पूर्व पद कहते हैं। और जो दूसरा पद होता है उसे उत्तर पद कहा जाता है। उत्तर पद। देखिए, अब इसमें अपन ने पूजा घर बना दिया। अब इसको पुनः कारक चिन्हों को जोड़कर पुनः लिखना। कारक चिन्हों को जोड़कर पुनः लिखना। देखिए, अपन ने पहले इतने बड़े को तोड़कर एक बनाया था समास। देखिए, ये जो नया शब्द बना इसको अपन समास कहेंगे। ठीक है, लेकिन कभी आवश्यकता पड़ी तो इसको तोड़ेंगे भी फिर। तो सामासिक पद को कारक चिन्हों के साथ जोड़कर पुनः लिखना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह का मतलब होता है अलग करना। यानी पहले तो अपन ने क्या, दो शब्दों को मिलाया, लेकिन कभी आवश्यकता पड़ती है, मान लीजिए, तो इन दो शब्दों को अपन पुनः तोड़ते हैं। और पुनः तोड़ने के बाद में जो इस प्रक्रिया को जो अपन कहते हैं उसको क्या कहते हैं बेटा? समास विग्रह कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि कोई प्रॉब्लम वाली बात अभी तक मैंने बताई नहीं है। दो शब्दों के मेल को लिख सकते हो, दो शब्दों के मेल को समास का, दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं, या दो शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास में हमेशा दो पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना या छोटा करना। ध्यान रखना, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, शब्दों के मेल को समास कहते हैं। सम प्लस आस यानी पास पास बैठाना। पूजा घर बना दिया, ये समास हो गया अपना। ये नया शब्द जो बना है वो समास हो गया, ठीक है। और इस नए शब्द को पुनः तोड़कर अपन जब दोबारा से लिखते हैं तो वो क्या कहला देता है, वो क्या कहलाता है, वो पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, समास विग्रह। अब देखिए, अब थोड़ा सा अपन समास को देख लेते हैं कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार के होते हैं समास। वो सारी चीजें अपन थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक ट्रिक बताता हूँ आपको समास को याद करने की, जो नॉर्मल है, सीधी है, मेरे द्वारा बनाई गई है। अब के तो दे यानी कितने प्रकार का होता है समास, 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं समास, 6 प्रकार। 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं? ऐसे अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है बहुब्रीहि समास। कैसे? कर्मधारय समास। तो का मतलब यहां से तय है, तत्पुरुष समास। दैसे द्विगु समास और दैसे द्वंद्व समास। ठीक है, समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु और द्वंद्व। इस प्रकार से कितने प्रकार के होते हैं समास? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ तक देखिए। इसमें से जो पार्ट होते हैं, देखिए संस्कृत के अंदर समास होते हैं 4 प्रकार के। समास संस्कृत के अंदर कितने होते हैं समास? 4 प्रकार के। और हिंदी के अंदर होते हैं 6 प्रकार के। ठीक है, देखिए द्विगु और द्वंद्व संस्कृत के अंदर माना जाता है कि द्विगु और द्वंद्व कर्मधारय समास के ही भेद होते हैं ये, लेकिन हिंदी में उनको स्वतंत्र रूप से समास माना जाता है। इतना सा संस्कृत और हिंदी में फर्क है। तो अपन एक एक समास को देखते जाएंगे बिना देर किए, और कुछ इनसे संबंधित अच्छी अच्छी बातें पढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, देखिए पहला समास अपन पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। पहला समास है अव्ययी भाव समास। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, अव्ययी भाव समास के अंदर देखिए, मैंने तुमको बता दिया कि प्रत्येक जो सामासिक पद होता है, जो समास होता है, उसके अंदर 2 पद रहते हैं, क्योंकि वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, इसलिए उसके अंदर पद भी कितने रहते हैं? 2। तो प्रत्येक पद को अलग अलग से देखना पड़ेगा। देखिए, समास का जो अव्ययी भाव समास है, तो इसका देखिए अव्यय से पता चल रहा है। इसका प्रथम जो पद होता है, फर्स्ट, जिसे अपन कहते हैं पूर्व पद, इसका जो पूर्व पद होता है वो तो होता है अव्यय। ठीक है, और जो उत्तर पद होता है इसका, वो होता है संज्ञा, या जिसे अपन कहते हैं नाम। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ तक दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। पूर्व पद अव्यय रहता है। देखिए अव्यय किसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न उठता है कि अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय पढ़ नहीं रहे, लॉन्ग टॉपिक है, ये भी थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो अव्यय उसको कहते हैं जिस पर कारक, लिंग, वचन, पुरुष आदि का प्रयोग करने पर भी वे शब्द बदलते नहीं है। वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक आदि का भी अपन जो है प्रयोग करते हैं, तो वो शब्द बदलता नहीं है। उसे अपन कौन सा शब्द कहते हैं? अव्यय शब्द कहते हैं। जिन्हें यानी जिनका व्यय नहीं होता, जिनका क्षरण नहीं होता, वो किसी भी स्थिति में बदलते नहीं है। ठीक है, देखिए अब इसका पूर्व पद तो अव्यय होता है, दूसरा पद कौन सा होता है? संज्ञा, जिसे अपन उत्तर पद कहते हैं। जैसे यथा समय, देखिए संज्ञा
आप लोग थोड़ा सा ये जानने का प्रयास करें कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम किसी का भी हो, कोई नाम जो आ जाता, अब देखिए यथा, यथा एक ऐसा शब्द है, अव्यय शब्द है। ये कौन सा शब्द है? अव्यय। इसके दो पद है इस समास के। यथा समय आप देख रहे हो, फर्स्ट पद ये रहा, सेकंड पद ये रहा। तो यथा एक अव्यय पद है, इसके साथ साथ समय की अपन बात करें तो ये संज्ञा है। तो इसका जो समास विग्रह होगा ना, वो इस प्रकार से होगा, समय के अनुसार। समय के अनुसार, ये तो अपन इसका पहला नियम पढ़ रहे हैं। किसके अनुसार? समय के अनुसार। इसके अलावा यथा जीवन, तो जीवन भर, इसका समास विग्रह होगा। इसके अलावा अपन पढ़ते, देखिए इसका ये पहला तो नियम ये हो गया, ठीक है। दूसरा नियम इसका, ये फर्स्ट नियम है। दूसरा नियम क्या है? इसमें शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। शब्दों की क्या होती है? पुनरावृत्ति, यानी एक ही शब्द दो बार आता है। वहां भी कौन सा समास होता है? वहां भी यही अव्यय भाव समास होता है। कैसे आती है? सब देखिए, एक है कानो कान, कानो कान। देखिए कान कान शब्द दो बार आया है। रातों रात, हाथों हाथ। तो जहां पर शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, प्रत्येक, तो देखिए कानो कान का समास विग्रह कैसे होगा? कान से कान में। अपन नहीं कहते कि कानो कान खबर नहीं होने दी, यानी कान से कान में खबर नहीं हुई। रातों रात, रातों रात का समास विग्रह कैसे होगा? रात से रात में, ऐसे नहीं होगा, एक ही रात में। रातों रात का समास विग्रह क्या होगा? एक ही रात में, ठीक है। इसके अलावा हाथों हाथ, तो हाथ से हाथ में। कहते हैं बहुत बार कि मैंने ये चीज तुम्हारा, मैं तो तुरंत हाथों हाथ देता हूं, यानी हाथ से हाथ में। प्रत्येक का विलोम शब्द कैसे होगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला वीडियो जब भी जो है डालूंगा, तो उसमें प्रत्येक का जो है मैं समास विग्रह करके बताऊंगा। तो प्रत्येक का समास विग्रह आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप कैसे करते हो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो कानो कान, रातों रात, हाथों हाथ, एक एक। समास विग्रह क्या होगा? प्रत्येक का एक एक। मैंने तुम्हारा काम भी नहीं छोड़ा, वैसे तो छोड़ने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं। तो अव्यय भाव समास समझ में आ गया आपको? यानी प्रथम पद अव्यय, उत्तर पद संज्ञा या नाम, जैसे अपन कह देते हैं, जैसे यथा समय, यथा जीवन। शब्दों की पुनरावृत्ति जहां पर हो, कानो कान, रातों रात, हाथों हाथ, प्रत्येक। तो यहाँ पर इस प्रकार से जहां पर शब्दों की पुनरावृत्ति हो, वहां भी अव्यय भाव समास होता है। तो आपको मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम देता हूँ, आप लिख सकते हो, ठीक है। अगला पढ़ते हैं अपन। कौन सा समास पढ़ोगे? द्विगु समास को देखते हैं थोड़ा सा। देखिए अपन पढ़ रहे हैं द्विगु समास को। द्विगु समास, तो वही अपन जानने का प्रयास करेंगे कि इसका पहला पद क्या होता है। देखिए ये पूर्व पद और ये उत्तर पद। तो याद रखने की बजाय अपन इसको ही देखें थोड़ा सा। दी और गु। दी का मतलब होता है, संस्कृत में क्या होता है? दी का मतलब दो। दो एक क्या है? संख्या। तो कुल मिला के इसका पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। कैसा होता है? संख्यावाची। और उत्तर पद इसका प्रधान होता है। यानी पहला पद संख्यावाची होता है, प्रधान पद उसको कहते हैं जिस पद के सारे संपूर्ण अर्थ निकलता है। तो पहला पद तो इसका संख्यावाची होगा, तो संख्यावाची से के सारे तो पूरा अर्थ निकलेगा नहीं। तो दूसरा पद इसका प्रधान होता है जिसके सारे पूरा अर्थ निकलता है। और इसका जब अपन समास विग्रह करते हैं ना, तो उसमें लगता है समूह। क्या लगता है बेटा? समूह लगता है, जिसे संस्कृत में कहते हैं समाहार, और हिंदी में उसको क्या कहते हैं? समूह। अपन जब समास विग्रह इसका करेंगे तो उसमें समूह लगेगा। प्रथम पद संख्यावाची होता है, दूसरा पद प्रधान होता है।
देखिए जैसे अपन करते हैं, बहुत बार देखते हैं चौराहा, तो प्रथम पद और दूसरा पद, पूर्व पद संख्यावाची, चौ यानी होते हैं चार, रहा यानी राहों का, चार राहों का समूह, यानी जहां से कितनी राहें जाती है, चार राहें जाती है। दूसरा तिराया आप पढ़ते हो, तिरहाया यानी तीन राहों का समूह। ठीक है, आपने अकबर के देखे, कौन देखे, नवरत्न यानी नौ रत्नों का समूह, नौ रत्नों का समूह। नवरात्रि, नवरात्रियों का समूह। तो इस प्रकार से बात होती है, यानी समूह लगता है। जब अपन समास विग्रह करते हैं तो उसमें क्या लगता है बेटा, समूह लगता है। ध्यान रखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। यानी पहला पद संख्यावाची, उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद संख्यावाची होता है। समास विग्रह करते समय समूह लगता है, संस्कृत में समाहार लगता है। ठीक है, आ जाइए दूसरा अगला देखेंगे अपन, अगला समास। अगला समास अपन पढ़ते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, तो देखिए प्रत्येक चीज में आपको समास के अंदर से निकाल के दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, स्पेशल याद रहने के लिए। देखिए आपको जो मैंने ट्रिक्स बताई, जो समास के कितने भेद होते हैं उनको याद रखने की, तो वो भी आपको यहीं से सिर्फ इतना सा याद रखना आपके तो दे दे। उससे क्या है, अपन पहला अक्षर याद आ जाता है। बहुत बार क्या होता है बच्चों के साथ, ऐसी ट्रेजेडी होती है कि जो है वो ये करते हैं कि कोई पहला शब्द याद दिला दे, मुझे पूरी चीज याद है कंप्लीट। तो पहला शब्द याद रखने के लिए ट्रिक्स जरूरी होती है। तो ट्रिक्सों से अपन क्या करते हैं, नॉर्मली अपन को पहला शब्द याद रह जाता है, उसके बाद में संपूर्ण चीजें अपन को याद रह जाती है। तो अपन द्वंद्व समास की बात करते हैं, वही दोनों का लफड़ा, पूर्व पद और वही उत्तर पद। देखिए तो पूर्व पद, इसमें देखिए ये न को हटा दो और ये दो पद अपन ने मान लिए, दोनों पद क्या है, एक जैसे। तो बेटा इसके दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। और जब इसका समास विग्रह करते हैं ना, तो और, अथवा और या लगता है, यानी ये तीन शब्द लगते हैं। दोनों ही पद प्रधान होते हैं, जब उनका समास विग्रह करते हैं तो या तो और लगता है, अथवा लगता है, फिर या लगता है। ठीक है, देखिए कैसे कुछ इनके उदाहरण से, तो माता पिता, माता पिता, माता और पिता, ऐसे ही दाल बाटी, दाल रोटी। लेकिन कुछ एक गिनतियां हैं जिसमें देखिए, जैसे अपन लिखते हैं 55, 31, 31, 51। तो इसमें क्या होगा, 55 का समास विग्रह क्या होगा, 50 और 5। 55 का समास विग्रह क्या होगा बेटा, 50 और 5। 31 का क्या होगा, 1 और 30। 51 का क्या होगा, 1 और 50। देखिए इसमें क्या होगा, थोड़ा सा आप सभी गिनतियों में नहीं होता है, कुछ एक में ये समास होता है द्वंद्व समास, और कुछ एक में जो है तत्पुरुष भी होता है। जैसे देखिए अपन लिखते हैं 29, 29, तो इसमें बेटा द्वंद्व समास नहीं होगा, इसमें होगा 30 में एक कम, या तो इस प्रकार से इसमें नहीं होगा ये समास। लेकिन जैसे 51 है, 55 है, 31 है, यानी जहां पर गिनतियां बढ़ित में हो,
जहाँ पर घटेगा वहां पे नहीं है, लेकिन जहाँ पे गिनती अब बढ़ेगी वहां पर कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ठीक है, दोनों नियम आपको पता चल गया। फर्स्ट नियम तो ये है, सेकंड नियम दोनों पद प्रधान, दोनों ही चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। आप इसका पुनः एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको टाइम है। उसके बाद में अगले समास की तरफ रुख करते हैं। देखिए, अगले समास की तरफ अपन रुख करेंगे तो वो होगा अपना तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास कई प्रकार के हैं। ये थोड़ा टॉपिक थोड़ा बड़ा रहेगा। इसमें क्या है बेटा, पहला नियम तो ये है कि इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक चिन्हों का लोप होता है, यानी जितने कारक हैं, कारक हिंदी में कितने प्रकार के कारकों के ऊपर भी वीडियो आएगा, लेकिन पहले अपन देखते हैं नॉर्मली जब देखते हैं तो कारक हिंदी में होते हैं बेटे 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? 8। संस्कृत में रहते हैं जो है 6 प्रकार के, हिंदी में होते हैं। अब देखिए, कारक चिन्ह जिन्हें अपन क्या कहते हैं, नॉर्मली तौर पर विभक्ति कहते हैं। तो विभक्तियों का क्या होता है बेटा, इसमें लोप होता है। यानी कारक चिन्ह जिन्हें अपन विभक्तियां कहते हैं तो उनका लोप होता है। तो कारक कौन कौन से हैं? कर्ता, तो इसका विभक्ति चिन्ह ने, कर्म विभक्ति चिन्ह को, करण विभक्ति चिन्ह से, और संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में होता है इसमें। ठीक है, और संबंध का के की, वैसे से ना नेनी रारेरी भी होता है, लेकिन फिर भी अपन नॉर्मल तौर पर पढ़ रहे हैं। कितने हो गए? 6। एक होता है अधिकरण में पर और संबोधन। संबोधन हे, ओ, अरे, हरे, जो भी अपन संबोधित करते हैं किसी को, तो इनमें से 2 कारकों को हटा दो। एक तो कर्ता को हटा दो और एक संबोधन को हटा दो, यानी फर्स्ट और लास्ट को हटा दो। बाकी जितने कारक बचे, कितने बचे? 6 बचे हैं। तो 6 बचे ना, तो उसी के हिसाब से तत्पुरुष समास भी अपन कारक चिन्हों के तहत देख रहे हैं। तो ये भी 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। देखिए, आप इनके उदाहरण देखते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जैसे कर्म का देखिए, विभक्तियां इनको मैंने साथ में लिख दिया आपको। 2 को हटा दो। विभक्तियां कर्म की कौन सी है? को। तो को चिन्ह का लोप कहां पर होता है? देखिए, एक मैं आपको उदाहरण देता हूं। ग्रहागत, यानी ग्रह के लिए ग्रह को आगत, या घर को आया हुआ, इसका समास विग्रह होगा ग्रहागत, यानी घर को आया हुआ। उसी प्रकार से जैसे अपादान का अपन लेते हैं पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट, यानी इसमें क्योंकि करण तत्पुरुष नहीं होगा, से चिन्ह का लोप हो रहा है, लेकिन पथ से हट रहा है, अलग हो रहा है। पथ से भ्रष्ट या देश निकाला, देश निकाला यानी देश से निकाला। संबंध की आप बात करते हो, देखते रहना सभी का उदाहरण, कोई दिक्कत नहीं है। राजमाता, राजा की माता। अधिकरण की आप बात करते हो तो जलमग्न, जल में मगन। संप्रदान की बात करते हैं
वनाच्छादित, यानी वन से आच्छादित, वन से आच्छादित, यानी वन से अलग नहीं हो रहा, वन से छाया हुआ है, इसलिए इसमें संप्रदान तत्पुरुष है। इस प्रकार से आप ये 6 प्रकार के, ये तो हुआ कारकों वाला नियम। इसके अलावा और भी बहुत, इनका आप लेना चाहो स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो, ठीक है। ये तो कारक चिन्हों के हिसाब से। इसके अलावा अपन दूसरे नियम की बात करें, कारक चिन्हों का पहले नियम में तो किसका लोप होता है बेटा? कारक चिन्हों का लोप होता है। तो कारक मैंने आपको बता दिए हैं पूरे। अब इसके अलावा अपन दूसरे नियम की बात करें, देखिए दूसरा तत्पुरुष समास होता है, एक होता है बेटे नन तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष होता है बेटे? नन तत्पुरुष समास। नन का मतलब होता है बेटे मना। न से मतलब क्या होता है? इसका पहला पद मना करने वाला होता है। मना है मतलब नकारात्मक। जैसे एक होता है नाथ, देख नाथ, अब इसमें कर दिया अनाथ। अनाथ में कौन सा समास होगा? ए का मतलब नहीं है। नाथ है नाथ, जो नाथ नहीं है वो अनाथ है, यानी जिसके माता पिता नहीं है। लेकिन अनाथ का समास विग्रह ऐसे ही होगा, नहीं नाथ, ने नाथ। अनाथ का मतलब ने नाथ। ने का नकार, यानी ने कार। और जैसे कहते हैं और भी बहुत सारे शब्द रहते हैं जिनमें आगे न का भाव रहता है, जिनके आगे ए लग जाता है। जैसे समान, समान होता है एक शब्द, लेकिन इनके इसके आगे लग जाता है ए। तो पहला पद ही ये ए हो गया, क्योंकि ये तो अपने आप में एक शब्द है समान, लेकिन इसका एक अलग शब्द हो गया ये भी ए। तो ए समान का मतलब न समान। क्या हो गया? न समान, जो समान नहीं है। तो इस प्रकार से होता नन तत्पुरुष। नन का मतलब क्या होता है? मना करना या नकारात्मक। पहला पद जहां पर ए हो ना, जैसे अपन विलोम शब्द बनाते हैं तो ए लगाने से बहुत सारे शब्दों का विलोम शब्द हो जाता है। तो जहां पर ए लगा होता है ना, वहां पर नन तत्पुरुष समास होता है। इसके अलावा अपन बात करें, तीसरा होता है अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है बेटे? इसमें कारक चिन्हों का भी लोप नहीं होता। इसमें चिन्ह नहीं रहते, मतलब सीधा अर्थ निकालना पड़ता है। देखिए वैसे तो दो शब्दों का मेल होता है और चिन्हों का लोप होता है समास में, लेकिन यहां पर चिन्हों का लोप ही नहीं होता, चिन्ह नहीं होते। जैसे नभ और मृत्युंजय, देख लो मृत्युंजय, मृत्यु और जय। तो इसको अपन समास विग्रह कैसे करेंगे? मृत्यु यानी मृत्यु और जय यानी विजय। नभचर, नभचर का समास विग्रह कैसे होगा? नभ, नभ यानी आकाश, इसमें सीधा अर्थ देखते हैं बस। और चर यानी चलने वाले, आकाश में चलने वाले। दोनों का अर्थ है। इसमें जो है कारक चिन्हों का या किसी भी प्रकार के चिन्हों का जो है लोप करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें चिन्ह ही नहीं होते। तो इस प्रकार से तत्पुरुष समास इतने प्रकार के होते हैं। यानी कारक चिन्हों के हिसाब से कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। नन तत्पुरुष समास का मैंने बताया, नकारात्मक, मना करना, असमान, जैसे अनाथ। इसके अलावा अलग तत्पुरुष समास यानी जिसमें कारक चिन्ह नहीं होते, शब्द में ही नहीं होते ऑलरेडी। तो उनका अर्थ सिर्फ अपन क्या करते हैं? डायरेक्ट उनका अर्थ निकालते हैं और पूरे शब्द का समास विग्रह अपन कर देती हैं। नो टेंशन। अब आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। कारक चिन्हों के आधार पर मैंने आपको बताए थे कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये लो साहब, तुम्हारा तत्पुरुष समास हो गया। अगला जो समास का प्रकार रहता है उसको अपन कहते हैं बेटा कर्मधारय। कर्मधारय समास यानी कर्मी धार्य, यानी वही पूर्व पद और वही उत्तर पद। यहाँ
यानी यहाँ पर होता क्या है, कर्म ही धार्य रहता है, यानी कर्म ही श्रेष्ठ रहता है। अब कर्म को कौन बताता है? कर्म, पहला पद कर्म को बताता है। किसको बताता है? कर्म को। कर्म अपनी क्या होती है बेटा? विशेषता होती है अपनी। कर्म अपनी क्या होती है? विशेषता। अपनी एक विशेषता रहती है, जो अपन कर्म करते हैं वही अपनी विशेषता रहती है। ठीक है। अब विशेषता को कौन बताता है? विशेषण। तो इसका पूर्व पद क्या होता है बेटा? विशेषण होता है। इसका पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद बेटा संज्ञा होता है। पूर्व पद क्या होता है? विशेषण। उत्तर पद क्या होता है? संज्ञा। यानी पूर्व पद कर्म को बताता है, कर्म किसका क्या होती है? अपनी विशेषता होती है। और विशेषता कौन बताता है? विशेषण। यानी मैंने सभी जो आपका नियम है इनको यहीं से निकाला, आपको याद करने की विशेष जरूरत नहीं है। तो प्रथम पद विशेषण, उत्तर पद संज्ञा। प्रथम पद विशेषण और उत्तर पद संज्ञा। कैसे? नील, कमल, दो पद है। यानी नील यानी क्या हो गया? नीला। कमल यानी कमल। कमल तो है लेकिन कैसा है? नीला। नीला है जो कमल। नील गाय, नीली है जो गाय। महात्मा, महान है जिसकी आत्मा। ऐसे मत लिखना महान है जो आत्मा, ना, महान है जिसकी आत्मा, वो ही है महात्मा। महर्षि, महान है जो ऋषि। तो इस प्रकार से आपका ये कर्मधारय समास का नियम रहता है। बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आप जैसे जैसे इनका अनुभव करते जाओगे, प्रत्येक शब्द को देखते जाओगे, आपके रूटीन में ये सारी चीजें आ जाएंगी। जो अगला जो समास है उसको जरा थोड़ा गौर से देखना, क्योंकि वो समास क्या है, पूरे समासों का जो एक तरीके से अपनी भाषा में कहे ना, बनता ही खराब कर देता है। वो समास एक ऐसा समास है कि वो आएगा ना तो सारे समासों को छोड़कर दूर जाना पड़ेगा। और वो समास कौन सा है? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। इसमें देखिए दो पद है, अपन ने इनके दो पद मान लिए, पहला पद और दूसरा पद, यानी पूर्व पद और उत्तर पद। तो ये पहला पद मान लिया, ये पहला पद मान लिया। पहले पद में क्या आ रहा? वह का मतलब बाहरी। दूसरे पद में भी क्या आ रहा? वह का मतलब बाहरी। यानी दोनों ही पद इसके क्या होते हैं बेटा? गौण होते हैं। गौण का मतलब दोनों पदों का कोई अर्थ नहीं है, दोनों पदों का होने का कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ किसी अन्य पद का विशेषण होते हैं। अन्य पद का विशेषण, यानी दोनों पदों को होने का कोई मतलब नहीं है। वो ये दोनों जो पद होते हैं ना, वो किसी अन्य पद की विशेषता बताते हैं। इसमें से कोई जब अपन समास विग्रह करते हैं तो इससे कोई नया पद ही निकल कर आता है। जैसे क्या? गजानन, गजानन। गजानन का क्या करेंगे अपन? गज का है जिसका आनन। गज का मतलब क्या होता है? हाथी। यानी जिसका जो आनन का मतलब होता है सिर। जिसका सिर किसका है? हाथी का। अर्थात कौन है जिसका सिर? देखिए आप, प्रसिद्ध वस्तु की तरफ इशारा जाना चाहिए अपन। जिसका सिर किसका हो? हाथी का। तो किसका रहता है? गणेश का। अर्थात क्या होगा बेटा? इसमें अर्थात पूछा जाएगा, अर्थात गणेश। जैसे आपको एक देखिए, ये कैसे बनता खराब करता है दूसरों को। देखिए विशेषता बता रहे हैं कि गज का आनंद, गज का है जिसका आनंद, जिसका सिर कैसा है? हाथी का। लेकिन इस पर अन्य अर्थ आ गया, कौन? गणेश। इसके अलावा अपन बात करें तो दशानन। दस है आनन जिसके, अर्थात जिसके आनन कितने हैं? 10। 10 आनन का मतलब होता है वही सिर, यानी जिसके 10 सिर है वो कौन है? रावण। वैसे इसमें इसका पहला पद संख्यावाची है, तो इसमें कौन सा समास होना चाहिए बेटा? वैसे इसमें जो है द्विगु समास होना चाहिए, लेकिन इसका अन्य अर्थ निकल रहा, रावण। चक्रपाणी,
चक्र पाणी, चक्र है पानी में जिसके, यानी पानी का मतलब होता है बेटा हाथ, जिसके हाथ में चक्र है वो कौन है बेटे? श्री विष्णु। वीणा पाणी, यानी जिसके पानी में अर्थात हाथ में क्या है? वीणा है, तो वो कौन है? सरस्वती। घनश्याम, देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, घन श्याम, यानी घन का मतलब होता है बादलों, बादल, यानी बादलों जैसा कालो, कौन है? श्री कृष्ण। तो यहाँ पर आपके समास का टॉपिक यहीं पर होता है पूरा। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को। आपका मन करे तो लाइक करें, वो सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। जो आपका मन करता है तो कि करनी चाहिए तो ही करना, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है।